दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं आपकी टीचिंग स्किल, जब शिक्षण कौशल आपके सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसा कि इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहली चीज़ ये आपका जो है लेक्चर नंबर 3 है, तीसरा लेक्चर है आपका। मैं आपको बता दूं, अगर आप सुपरटेट परीक्षा की बात करते हैं तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। आज अपने इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हम लेकर के चलने वाले हैं कि शिक्षण कौशल में जो शिक्षण विधियां होती हैं, बहुत 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 ज़्यादा सवाल आपके यहाँ से शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं कि ये शिक्षण विधि किसके द्वारा दी गई, इस शिक्षण विधि में आखिर क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं। उन सभी को लेकर के आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। रेड बेल आइकन को प्रेस करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 80 81 74 37 34 पर अपना नाम लिख करके भेजिए और आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहां से आपको वीडियोज़ की लिंक्स मिलती रहेंगी। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप ज़रूर जुड़ें। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आपके शिक्षण कौशल का क्या मतलब है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपरटेट टीच स्किल नाम से, तो वहाँ पर आप प्रीवियस दोनों वीडियोज़ देख सकते हैं। आज इस तीसरे लेक्चर में हम आपको बताएंगे यहाँ पर शिक्षण की विधि होती क्या है, क्या मतलब है शिक्षण की विधि का, टीचिंग मेथड को हम कैसे परिभाषित करेंगे। सीधा सा है कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ाने का तरीका कैसा है, मैं कम्युनिकेट आपसे कैसे कर रहा हूँ, वो ढंग कैसा है, क्या मैं अपने विचार, अपनी इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को, थॉट प्रोसेस को आप तक सही तरीके से पहुँचा पा रहा हूँ। तो ये जो तरीका होता है, ये जो चीज़ें होती हैं, वही चीज़ कहलाती है शिक्षण विधि, जो कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपका लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बाकी चीज़ों पर हम थ्योरी पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स आप खुद से तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। बात आती है कि हम ये जो तरीका है पढ़ाने का, ये जो ढंग है पढ़ाने का, मेरे पढ़ाने का, कोई और टीचर है किसी और तरीके से पढ़ाएगा, कोई मैम है वो और किसी और तरीके से पढ़ाएंगी। तो ये जो तरीका है, इसको पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग विधियां हैं। तो एक ही युक्ति को, एक ही टेक्निक को हम कितने तरीके से पढ़ा सकते हैं, या एक ही चीज़ को अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा। ऐसा तो है नहीं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही कोई और पढ़ाए, संभव भी है और संभव नहीं भी है। तो जो अलग अलग विधियों को हम यूज़ में लेकर के आते हैं कि आखिर हम पढ़ाएंगे कैसे, वही आपकी शिक्षण विधियां हैं जिनको यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो बात होती है कि क्लासरूम टीचिंग, इसके बारे में तो आपने सुना होगा भाई, क्लासरूम टीचिंग होती है। तो क्लासरूम टीचिंग में दो तरीके से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपका जो होता है वो आपका टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता है, जहाँ पर शिक्षक जो है वो आपके पूरे शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। सेकेंड थिंग, आपका एक होता है जिसे हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं, मतलब पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु होगा वो कौन होगा, वो छात्र होगा। ठीक है, ओके। पहले का जो ड्यूरेशन था, वो आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा का होता था, जहाँ पर गुरुजी आए, पढ़ाए, बोर्ड पे लिखाए, डंडा फटकारे और चले गए। आपने काम नहीं किया, मार के निकिया दिए, निकियाना समझते हो, है, खाल उतार दिए जो है। तो वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। अभी आज का जो ड्यूरेशन है वो आपका छात्र केंद्रित शिक्षा का है। तो दोनों तरीके की विधियां जो है पढ़ाने की, कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा में कौन कौन सी विधियां शामिल होंगी और छात्र केंद्रित शिक्षा में कौन कौन सी विधियां शामिल होंगी, इनको हम लेकर के यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपने कैटेगराइजेशन देखा हम कैसे कर रहे हैं। कक्षा में शिक्षण भी दो प्रकार का है, एक शिक्षक के हिसाब से, एक छात्र के हिसाब से। अब बात आती है कि शिक्षक केंद्रित विधियों को आपने कितने तरीके से बांटा है। हमने कहा भाई इनके दो तरीके होते हैं। एक तो हम किसी चीज़ को व्याख्यान डेमोन्स्ट्रेट कर दें, एक किसी चीज़ को हम व्याख्या दे दें, एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ का दे करके फिर बताएं, तो व्याख्यान विधि से रिलेट करेगा। एक होता है प्रदर्शन विधि, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन, किसी चीज़ का हम क्लास में प्रदर्शन कर दें और उसके बाद हम उन चीज़ों को बताएं। तो जो व्याख्यान विधि है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो प्रदर्शन विधि है, ये दोनों ही चीज़ें आपकी जो है वो शिक्षक केंद्रित विधियों से रिलेट करती हैं, जो कि टीचर वाले पर्सपेक्टिव से रिलेट करती हैं। आप कभी भी देखिए, छोटे बच्चों को व्याख्यान दे करके नहीं पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें चीज़ें समझ में आएंगी ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आदर्श विचारवादी धारा थी, पहले आइडियलिज्म की बात की जाए, प्राचीन समय में शिक्षक केंद्रित विधियां थीं और इन्हीं विधियों का प्रदर्शन और व्याख्यान का हम जो है वो प्रयोग करते आए थे। ठीक है, ये मेमोरी लेवल से रिलेट करती हैं आपकी। मैं आपको बता दूं, व्याख्यान और प्रदर्शन से इतना कुछ आपसे नहीं पूछा जाता है। प्रदर्शन में क्या है कि भाई देखो, सुनो और समझो, ये बात याद रखिएगा। व्याख्यान तो आपका जो है वो मेमोरी से रिलेट कर गया, कि स्मृति से रिलेट करना, ये आपका है
कि चीज़ों को देखो, चीज़ों को सुनो, ये बात याद रखिए जो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ, और फिर आप देखो, सुनो और फिर समझो कि आखिर हम पढ़ा क्या रहे हैं। तो जो प्रदर्शन विधि है वो इस चीज़ पर आपका संबंधित है या इस चीज़ से रिलेट करती है, व्याख्यान विधि आपका मेमोरी या फिर स्मृति स्तर से रिलेट करती है। तो ये दोनों विधियाँ पहले यूज़ में आती थी, अभी हम अपने यूज़ में इन्हें लेकर के नहीं आते हैं। हमें बच्चों को पढ़ाना होता है, तब हम जो पढ़ाते हैं वो हम छात्र केंद्रित विधियों का यूज़ करके पढ़ाते हैं। किसका यूज़ करके? छात्र केंद्रित। अब सबसे पहले इन्होंने खेल विधि की बात की है, इसको हम लोग प्ले वे मेथड बोल देते हैं। अगर हम प्रश्नोत्तर की विधि की बात करते हैं तो इसे हम क्वेश्चन आंसर, इसे हम क्वेश्चन आंसर मेथड बोल देते हैं। एक आपका शैक्षिक पर्यटन करके है, तो शैक्षिक पर्यटन विधि को हम लोग एक्सकर्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EXCURRSION, एक्सकर्शन मेथड होता है। एजुकेशनल टूर पर लेकर के जाते हैं। विश्लेषण को हम लोग एनालिसिस बोल देते हैं। विश्लेषण करना मतलब एनालिसिस करना, संश्लेषण मतलब आपका सिंथेसिस, ये एनालिसिस, विश्लेषण, ये सिंथेसिस जो है संश्लेषण। आगमन विधि को हम लोग इंडक्टिव मेथड बोल देते हैं इंग्लिश में। समझ रहे हैं? ये सारी विधियां हैं जो छात्र केंद्रित हैं, इन्हीं सबको हमको पढ़ना है। निगमन विधि को हम लोग डिडक्टिव मेथड बोल देते हैं। प्रयोजना विधि आपने प्रोजेक्ट मेथड का नाम सुना होगा, सुने हो? प्रोजेक्ट मेथड कह देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम समस्या समाधान को रखते हैं, किसमें? ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। फिर बात आती है अन्वेषण। जब हम अन्वेषण की बात करते हैं तो अन्वेषण को हम ह्यूरिस्टिक विधि बोल देते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। फिर विचार विमर्श की बात आती है, इसको हम लोग डिस्कशन मेथड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम इसे डिस्कशन मेथड बोलते हैं। डाल्टन या ठेका विधि, तो ये डाल्टन प्लान ही होता है, डाल्टन प्लान करके इसे कहते हैं, ठीक है। फिर बात आती है खोज विधि। खोज विधि को यहाँ से ये वाली जो खोज विधि है, ये से हम डिस्कवरी मेथड बोल देते हैं। और एक क्षेत्रीय शिक्षण बोला हुआ है, मतलब रीजनल टीचिंग मेथड। आपने देखा लगभग 14 विधियाँ, 2 विधियाँ आपकी थी जब हम शिक्षक केंद्रित बात कर रहे थे। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आपका लगभग आपको 14 विधियाँ देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो भाई सभी को हमें पढ़ना है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आपका चूंकि खेल विधि दिया हुआ था, तो हम खेल विधि से ही क्यों ना शुरुआत कर देते हैं, जो आपका प्लेवे मेथड लिखा हुआ है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, नोट करते जाइएगा। सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर खेल विधि के जनक कौन है। सबसे पहला सवाल, खेल विधि के जनक कौन है? तो इसके जन्मदाता में सबसे पहले नाम तो फ्रॉबेल का आता है, FROBEL, फ्रॉबेल का। लेकिन अगर हम आधुनिक जन्मदाता की बात करें अभी को लेकर के, तो हेनरी कॉल्डवेल कुक का नाम आएगा। आप अक्सर हेनरी कॉल्डवेल कुक को ही अपने आंसर में रखते हो। ये खेल विधि की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेवे मेथड। बात आती है कि आखिर खेल विधि में ऐसा क्या होता है, तो मैं खेल विधि से संबंधित कुछ आपके शिक्षा शास्त्री हैं जिनके नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे फ्रॉबेल, अगर हम फ्रॉबेल को लेकर के बात करें, अगर हम मेरिया मॉन्टेसरी को लेकर के बात करें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉबेल है, मेरिया मॉन्टेसरी है, हेनरी कॉल्डवेल कुक हो गए, आप समझ रहे हैं। अगर हम पेस्टोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम पेस्टोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर पियाजे महोदय को लेकर के बात करते हैं, तो ये सभी के सभी खेल विधि से ही रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करेंगे? ये सभी के सभी खेल विधि से रिलेट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है, खेल के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं क्या कि आखिर कैसे जो है पठन पाठन वाला काम होगा। तो इसमें होता यह है, जैसे हमने क्या किया, एनसीसी, आपने नाम सुना होगा ना। खेल विधि में क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने एनसीसी जोड़ दिया, ये चीज़ें भी शामिल होंगी। मैंने कहा एक काम करो, स्काउट गाइड आपने सुना है, मैंने स्काउटिंग करवा दिया, मैंने स्काउटिंग करवा दिया। मैंने क्या किया कि कोई भी चीज़ है, मैंने कहा एक काम करो, आओ पेंटिंग ड्राइंग करो, बैठ के सारे लोग पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, आओ, ये भी इसी में खेल विधि में शामिल हो गया। मैंने कहा कि समूह गायन करो, मैंने कहा एकल गायन करो, गाना गाओ आकर के, नृत्य को लेकर के। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो दोस्त हमारे किससे रिलेट करेंगी, इसी खेल विधि से संबंधित है। खेल विधि से संबंधित मनोवैज्ञानिकों का नाम या फिर शिक्षा शास्त्रियों का नाम ज़रूर याद रखिएगा, फ्रॉबेल, मेरिया मॉन्टेसरी, पेस्टोलॉजी, पियाजे, हेनरी कॉल्डवेल कुक, ये सभी आपके नाम इसी में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं प्लेवे मेथड क्या है ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फिर बात आती है, हम बात करेंगे निगमनात्मक और आगमनात्मक विधियों की। क्या मतलब है इसका? आगमनात्मक मतलब इंडक्टिव मेथड होता है,
बहुत बहुत पूछा जाता है आपका। निगमनात्मक को हम लोग डिडक्टिव बोल देते हैं। अब अगर हम यहाँ से बात करें कि आगमनात्मक विधियाँ और निगमनात्मक विधियाँ क्या हैं, आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब हम आगमन विधि के जनक की बात करते हैं तो फ्रांसिस बेकन और पेस्टोलॉजी का नाम आता है। जनक का नाम समझ गए आप। वहीं अगर हम निगमन विधि के जनक की बात करें तो अरस्तू का नाम आता है। ठीक है। एक और चीज, आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में हम सबसे पहले उदाहरण देते हैं। हमने कहा और बताओ बेटा, आपने ताजमहल देखा है? हाँ देखा है। आपने कुतुब मीनार देखा है? देखा है। आप महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, हम ये भी बता दिया। हमने कहा और बताओ, दूध खाए हो, पिए हो, दही खाए हो? ये चीज़ें मैंने बोली। फिर मैंने लास्ट में बोला कि आओ अब हम आपको संज्ञा की परिभाषा बताते हैं कि एग्जैक्टली नाउन क्या होता है। तो हमने कहा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या फिर जो भी आइडियाज़ होते हैं। तो पर्सन कौन सा था? गांधी जी का नाम। प्लेस कौन सा था आपका? ये वो जो मैंने उदाहरण अभी दिया कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है। दोस्तों ये सारी चीज़ें पहले मैंने उदाहरण दिया, फिर मैं नियम कानून को बता रहा हूँ कि नियम क्या है। ये चीज़ आपकी आगमन विधि से रिलेट करती है, आपके इंडक्टिव मेथड से रिलेट करती है। दूसरी चीज, इसको पूछते हैं कि आगमन विधि को और क्या क्या किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम स्पेशल या स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य विधि के नाम से। इसे हम ज्ञात से अज्ञात विधि भी कहते हैं। इसे हम स्थूल से सूक्ष्म भी बोलते हैं। स्थूल का मतलब फिजिकल चीज़ें जो हमारे सामने हों। सामने क्या था? गांधी जी भाई सामने थे। ऐसे में मैंने बोला ये कौन? मैंने बोला ये राम है, ये सीता है, ये गीता है। मैंने बोला ये क्या है? कभी तो बोलो ताजमहल है ये। तो वो फिजिकल से फिर मैंने कहा आओ चलो परिभाषा बताते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होगी। तो सूक्ष्म चीज़ें वो होती हैं जो हम अपने आप से कंसीडर करते हैं। इन्हें हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बोल देते हैं इंग्लिश में। तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि आगमन विधि के और अन्य नाम कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका जो मेन चीज़ था वो आप यहाँ से समझ गए हैं कि आखिर इनमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वहाँ हमें देखने को मिलेंगी। अच्छा, आगमन विधि की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर अच्छा दूसरी विधि जो इन्होंने बोली निगमन विधि, इसके जनक में अरस्तू का नाम आता है। निगमन विधि में क्या होता है, पहले हम नियम कानून बताते हैं, जस्ट अपोजिट टू इंडक्टिव मेथड। ठीक है, जो भी अभी हम पढ़ करके आए हैं उसका जस्ट अपोजिट कर दो। आगमन विधि का अपोजिट निगमन होता है। वहाँ पहले मैंने उदाहरण बताया था, यहाँ पहले फिर नियम बताया था, यहाँ पहले नियम और फिर उदाहरण पे जाएंगे। तो ये नियम परिभाषा को पहले बताते हैं, फिर प्रयोग निष्कर्ष है, फिर उसका हम परीक्षण या सत्यापन करते हैं उदाहरणों के द्वारा। तो ये जो निगमन विधि है ये दोस्त आपकी नियम से कहाँ की तरफ चलती है? उदाहरण की तरफ। वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ था तो ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वो आपका जो है स्थूल से सूक्ष्म था तो ये सूक्ष्म से स्थूल हो जाएगा। इन्हीं चीज़ों को तो आपको समझना है। सूक्ष्म से ये स्थूल की तरफ हो जाएगा। वो ज्ञात से अज्ञात था तो ये अज्ञात से ज्ञात की तरफ हो जाएगा। ये अज्ञात से ज्ञात की तरफ हो जाएगा। इन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ से ऐसे में ध्यान रखना है जब इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स को हम लेकर के बात करते हैं। तो आपको आगमन विधि और निगमन विधि, इसमें क्या हुआ कि मैंने कहा आओ पहले नाउन की परिभाषा बताते हैं, संज्ञा की मैंने परिभाषा बताई, फिर मैंने कहा आओ चलो इसके उदाहरण देखते हैं। तो ये निगमन विधि हो गया। आगमन और निगमन विधि उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से समझा होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे लेकर के चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। और आपसे इन्होंने संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक विधियों के बारे में बात की है। आखिर ये संश्लेषण और विश्लेषण क्या होता है? संश्लेषण का मतलब सिंथेसिस होता है, SYN लिख दिया मैंने, और विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस। इसका मतलब एनालिसिस होता है। अब ये क्या मतलब है भाई इसका? यहाँ से देखिए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर आप जानते हो, कंप्यूटर में आपका डेस्कटॉप होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपका CPU होता है। मैंने आपसे कहा चलो आओ एक कंप्यूटर का एनालिसिस करते हैं, परीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं। हमने कहा ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका माउस हो गया, ये आपका CPU हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा तो चलो अब इनको इकट्ठा कर देते हैं। आप किसी कीपैड को, कीबोर्ड रखा हुआ है उसे तो आप कंप्यूटर कहोगे नहीं, आप केवल माउस को तो कंप्यूटर कहोगे नहीं, आप केवल CPU को तो कंप्यूटर नहीं कहोगे ना। जब उनको हम एक साथ में आपस में जोड़ लेते हैं, एक साथ में कंसीडर कर लेते हैं, मतलब हमने उनको सिंथेसाइज कर दिया, मतलब उनको हमने मिला दिया, मतलब उनको हमने संश्लेषित कर दिया।
तो वो संश्लेषण विधि हो जाती है। वो फिर हम कह देते हैं कि ये है कंप्यूटर। जैसे इन्होंने बोला कि हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, फिर उसके बाद हम वाक्य बताते हैं। अब ऐसा तो है नहीं पहले वाक्य बताना शुरू कर देते हो, पहले कहते हो आओ चलो छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋण आए ओ अंगा चचा का है, तब आप पहले वो पढ़ाते हो। फिर कहोगे कि वर्ण से आपके शब्द कैसे बने, फिर बोलते हो कि शब्द से वाक्य कैसे बना, और वाक्य से कह देते हो कोई अनुच्छेद या पैराग्राफ कैसे बना, यही बताते हो ना। तो ये तरीका हो गया जब हम बात करते हैं आपके कि पहले आप एनालाइज किए एक एक चीज़ों को लेकर के, फिर उनको हमने आपस में मिला दिया। तो ये चीज़ें जो है वो आपकी एनालिसिस करना, उनको विश्लेषित करना, उनको अलग अलग करना, फिर उनको एक साथ में लेकर के आना। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है पहले अंगों का ज्ञान दे करके फिर पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। पहले हम अलग अलग बताएंगे ये माउस है, ये सीपीयू है, कीबोर्ड है, फिर हम कहेंगे आओ अब हम बताते हैं कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो हमें लगता है कि अब एनालिसिस क्या है और सिंथेसिस वाली विधि क्या है, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक विधि, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात आती है एक वस्तु विधि दिया हुआ है, ये आखिर वस्तु विधि का क्या मतलब है। कहते हैं शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र होता है जब हम टीचिंग करने जाते हैं कि मूर्त से अमूर्त की तरफ लेकर के चलो, यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? मैंने कहा ये है 5 कंकड़, मैंने हाथ में लिए। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर जैसे इन्होंने दिया हुआ है वही एग्जांपल दिया है, यहीं पर देख लेते हैं। ये रहा, इन्होंने कहा 3 और 5 को समझाने के लिए मैंने कहा 3 गोलियां। देखिए सीधा सा है, मैंने कहा और बताओ बेटा 2 और 3 कितना होता है। ठीक है, मैंने कहा 2 और 3 कितना होता है, बच्चे को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं आओ चलो मैं समझाता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा आओ चलो मैं समझाता हूँ आपको। मैंने कहा चौक के 2 टुकड़े, मैंने चौक लिया, उसके मैंने कितने 2 टुकड़े लिए, और फिर मैंने कोई कंकड़ उठा लिया, कंकड़ के 3 टुकड़े लिए। मैंने कहा अभी चौक के 2 टुकड़े हैं मेरे पास में, चौक दिख रहा है ना, मूर्त है, मतलब हमारे हाथ में है, फिजिकल है, मूर्त है, जिसे मैं देख सकता हूँ, मैं जिसे महसूस टच कर सकता हूँ, वही मूर्त चीज होती है। तो मैंने कहा चौक ले लो, ये ले लो, ये चौक है बेटा, तो 1 2 हो गया, चलो फिर यहां से गिनो कंकड़ से, 3 फिर 4 फिर 5। तो बोले अरे गुरुजी आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। फिर मैंने कहा कि ऐसे ही अगर हम बात करें तो बोलता है कि आंसर 5 आया, सीधा सा है। जब हम ये कहते हैं फिर हम अपने मन में कहते हैं चलो अच्छा एक बात बताओ 2 और 2 कितना होगा, 2 और 2 फिर कंकड़ ये वो, अच्छा ये वो करके उसने बोला 2 और 2 कितना होगा, 4 होगा। फिर उसने बोला 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। तो ये जो मन में हम अपनी चीजें कर रहे होते हैं, या जो प्रत्यक्षतः हमें दिखाई नहीं देती हैं, हम जो प्रत्यक्ष दिखने वाली चीज है उससे अगर हम अप्रत्यक्ष की तरफ जाते हैं, अगर हम सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती उसे ही हम मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना कह देते हैं। तो ये कहते हैं कि पहले मूर्त वस्तुओं का ज्ञान, सबसे सरल साधन जो चीजें हमारे सामने हो उससे हम बताना शुरू करते हैं। आप समझ रहे हैं, उससे हमने बताना शुरू किया और हम उधर की तरफ चले गए जो हमारे सामने चीजें नहीं है। ये जो उदाहरण था कंकड़ का, ये आप सबसे बेस्ट तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी के हिसाब से चीज़ों को बता सकते हैं। तो जो वस्तुनिष्ठ विधि है, जब हम इस वस्तु विधि, माफी चाहेंगे, हम वस्तुनिष्ठ नहीं बोलेंगे नहीं तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जब हम वस्तु विधि की बात करते हैं तो आपका वो इसी से रिलेट करेगा, कोई इशू नहीं। बात आती है दृष्टांत विधि की। क्या मतलब है भाई इसका? अगर हम इस दृष्टांत विधि को यहां से लेकर के बात करें तो ये कहते हैं दृष्टांत का सीधा सा मतलब होता है कि आप उदाहरण देकर के कोई चीज एक्सप्लेन करने जा रहे हो। वस्तु विधि का जो दूसरा रूप है, इसी का दूसरा रूप एक मूर्त अमूर्त करके बोला, एक आपका दृष्टांत विधि कह दिया। क्या कह दिया इन्होंने? ये बोले दृष्टांत है। तो कहते हैं कि वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत में उसी प्रकार से दृष्टांतों के द्वारा, मतलब उदाहरणों के द्वारा हम ज्ञान प्रदान करते हैं। उसमें वस्तु विधि था ना, मतलब वस्तु वो कंकड़ और चौक वस्तु ही तो थी। ठीक है, ओके। अच्छा, जो आप उदाहरण ले रहे हो वो आपके दृश्य प्रकार के भी हो सकते हैं और वो आपके श्रव्य प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया किसी चित्र के माध्यम से कि देखो ये बन रहा, ये बानर का फोटो, ये बानर ऐसे होता। हमने कहा मानचित्र में आओ, भारत का मैप दिखाते हैं। ये देखने चित्रपट हो गया आपका। चित्रपट जब आप टीवी और उनको लेकर, इनके क्या है,
इनके सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण जो है वो किया जाता है। किसी चीज़ को उपमा कंपेयर करा के, उदाहरण है, कहानी है, चुटकुला है, इन सभी के द्वारा, उदाहरणों के माध्यम से अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को अगर हम सुना करके, लिंग्वाफोन वगैरह का यूज़ करके, रेडियो वगैरह का यूज़ करके अगर हम पढ़ा रहे हैं उदाहरण दे करके कि आओ हम बताते हैं कि आखिर सुनने वाली चीज़ें कैसी होती हैं, रेडियो ले आए हम क्लास में, ये चीज़ें बताती हैं दृष्टांत विधि को, यही बताती हैं कि आखिर दृष्टांत विधि होता क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको दृष्टांत विधि जो है वह बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर बात आती है प्रश्नोत्तर विधि की। प्रश्नोत्तर विधि, इसका जन्म जो है, इसके सम्राट जनक वो सोक्राटेस हैं, सुकरात महोदय हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए इसे हम सुकराती विधि के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। उसी से जो अपेक्षित उत्तर है, अपेक्षित उत्तर मतलब ऐसा उत्तर जो इसकी हम अपेक्षा करते हैं, हम चाहते हैं कि जिसका उत्तर हमें मिले। तो प्रश्नोत्तर विधि की अगर हम यहाँ से बात करें, जो ये आपसे पूछ रहे हैं, जैसे मैंने कहा, और बताओ भारत की राजधानी 1911, नहीं तो कठिन सवाल हो गया। मैंने कहा भारत की राजधानी क्या है, तो उसने बोला अरे गुरुजी भारत की राजधानी, अच्छा भारत की राजधानी दिल्ली, नहीं, फिर से बताओ, फिर से कोशिश करो, दिल्ली नहीं, कोई कलकत्ता बोल दिया, हो सकता है कोई अपने शहर का नाम बोल दे। फिर आपने कहा, फिर उसी से आप धीरे धीरे उसी आधार पर, उसके उत्तर के आधार पर, नहीं बेटा दिल्ली में कुछ और चेंज करो, उसके उत्तर के आधार पर आप उसी से प्रश्न करते हैं। तो बोला अरे गुरुजी नई दिल्ली है, दिल्ली नहीं है। फिर यही तो आप चाहते थे, तो जो आप चाहते थे वो आंसर आपको मिल गया। तो अपेक्षित उत्तर निकलवाना है, ऐसे में वो इन्हीं से रिलेट करता है। क्राउलर महोदय इसके बारे में एक स्टेटमेंट देते हैं कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। ये कहते हैं सवाल हमें पूछ करके करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर विधि जो है ये कक्षा में सभी बच्चों को सक्रिय रखता है। आप भी क्लासरूम में देखे होंगे, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, फिर उनको लगा कि बच्चे सब बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, इनएक्टिव हो रहे हैं, उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया। फिर कान खोपड़ी टन से खड़ी, अरे दादा ऐसा ना हो हमारा नंबर आ जाए, आप एक्टिव हो जाते हो। तो प्रश्नों के माध्यम से जो चीज़ों की बात करते हैं वो आपकी यहीं से रिलेट करेंगे, देखने को मिलेंगी। बात आती है करके सीखना की। अगर हम बात करें, जो लर्निंग बाय डूइंग बोल देते हैं, जैसे लर्निंग बाय डूइंग, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि एक प्रजातांत्रिक वातावरण, एक डेमोक्रेटिक प्रकार का वातावरण, आप समझ रहे हैं, ये एक लोकतांत्रिक वातावरण, ये कक्षा में हमेशा मिलना चाहिए। जैसे एक देश में लोकतंत्र होता है, प्रजातंत्र होती है कि जो प्रजा है, जो जनता है, जो नागरिक है, वो फ्री होकर के अपनी बातों को कह सकते हैं, वैसे ही क्लासरूम में भी ये बात होनी चाहिए कि बच्चा फ्री होकर के क्या कर सके, मतलब उसको टेंशन ना हो, ऐसा ना हो गुरुजी घुड़क बैठे, गुरुजी लपेट दे, है नहीं, गुरुजी डंडा चटका दें, तो फ्री होकर के वो क्या करे, टीचर से अपने सवालों को पूछ सके। तो लर्निंग बाय डूइंग की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि अपने अनुभव द्वारा खुद से कर करके फिर हम जब शिक्षण कर रहे होते हैं। मैं आपको बता दूं, जब हम रूसो महोदय की बात करते हैं, सबसे पहले रूसो का नाम आता है इसमें। जब देने की बात आती है यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट, माउंटेसरी, जॉन डेवी, इन सभी ने बोला कि ज्ञानेंद्रियों को, जो ज्ञान की इंद्रियां होती हैं, आँख कान नाक, इनको सब लेकर के बात करें, इनको क्रियाशील, इनको एक्टिव तरीके से रखने के लिए सबसे ज़रूरी है लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट यूज़ में लेकर के आना। और हम जब गांधी जी की बात करते हैं, तो गांधी जी ने इसी सिद्धांत के आधार पर बेसिक शिक्षा पद्धति को जन्म दिया था, जिसे हम वर्धा शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं, जिसे हम नई तालीम के नाम से जानते हैं। 1937 में ये आया था। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई कहता है, अच्छा सक्रिय विधि है, जैसे ह्यूरिस्टिक विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, डाल्टन विधि है, बेसिक शिक्षा विधि है, ये सभी की सभी आधारित हैं तो किस पर, लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पर। ये करके सीखने पर बल देती हैं, ये कहती हैं कर करके सीखो। समझ में आ रहा है जो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई कि आखिर यहाँ पर ये जो शिक्षण विधियां हैं वो आखिर कौन कौन सी हमें देखने को मिलेंगी या हमारे सामने आएंगी, वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर जो और विधियों की अगर हम बात करते हैं, जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट विधि के बारे में बोला हुआ है। क्या है प्रोजेक्ट विधि? इन्होंने आगे डाल्टन योजना को लेकर के बोला हुआ है। क्या है डाल्टन योजना? वर्धा शिक्षा नीति, नई तालीम जिसे हम कह देते हैं। आखिर नई तालीम क्या है, प्रमुख शिक्षण विधियां, उनके जन्मदाता आखिर कौन कौन से हैं,
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा भी और सारी विधियां हैं, जैसे प्रयोजना विधि में कौन कौन से सिद्धांत हम यूज में लेकर के आते हैं, ये मॉन्टेसरी विधि में आपकी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इनको लेकर के हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे। कल जो आपको आपकी शाम को 4 बजे क्लास आएगी, उसमें आपकी विधियां जो है वो हम आपका कंप्लीट कर देंगे। मेरे लिए कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।